हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्सेशन। अकाउंट्स का पेपर आने वाला, टेंशन बहुत है कि नंबर कहाँ से स्कोर करें, कैसे कैसे नंबर स्कोर करें। प्रैक्टिस बहुत कर रखी है, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, सीक्रेट ट्रेजर, जो आपके पेपर में ही है, जिससे आप 20 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है, हमारा अकाउंट्स का पेपर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन विच वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 पार्ट्स। हमारा अकाउंट्स का पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमें 2 ही पार्ट सेलेक्ट करने होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड वी हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी में तो हम लोग कैश फ्लो, जैसा आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, आई थिंक सबका रिवीजन अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी के ऑप्शन में आपके पास कंप्राइज्ड अकाउंटिंग का भी एक सिलेबस अवेलेबल है, जिसको आप चाहे तो अटेंड कर सकते हो, एंड इट इज इक्वल टू 20 मार्क्स। यानी 60 मार्क्स इधर से पक्के आपके पार्ट ए से होंगे, और 20 मार्क्स आप चाहे तो पार्ट बी अटेंड करके कर सकते हो या पार्ट सी अटेंड करके कर सकते हो। अच्छा, पार्ट बी तो सब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पार्ट सी की कोई बात नहीं कर रहा, जो सबसे आसान पार्ट है। पार्ट सी में आपको कंप्राइज्ड अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हाउ कंप्यूटर्स आर प्लेइंग एन वाइटल रोल इन आवर अकाउंटिंग प्रोसेस। या वो पुराने जमाने की बात नहीं रही कि हम मैनुअली अकाउंटिंग सारे प्रोसेस रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज करना, लेजर्स को रिकॉर्ड करना, बैलेंस शीट मेंटेन करना, ये सब पुरानी बातें थी जो हम मैनुअली करते थे। अब आज की डेट में ये सारे वर्ड्स हम जो करते हैं, सारे प्रोसेस जो करते हैं, हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको उसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है, ज्यादा ऐसा कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट न्यूमेरिकल पार्ट है। बट हाँ, मैं बताओ, ये आपको एश्योर जरूर कर सकता हूं कि पार्ट बी के ऑप्शन में अगर आप इसको करोगे, पार्ट बी से अगर कंपेयर करो, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट बी का, पार्ट सी का सिलेबस मैं आपको शेयर कर देता हूं कि व्हाट इज द एक्चुअली सिलेबस विच इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये मैंने एक आपका बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस जो सर्कुलर इशू हुआ है वो निकाला है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। आई थिंक इन द पार्ट सी, लेट मी कम टू नेक्स्ट पेज। योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आफ्टर योर दिस रेशियो एनालिसिस, फिर आता है कि छोटा सा सीक्रेट ट्रेजर जो आपका है, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, ओनली 2 चैप्टर्स वी हैव। वन इज अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में सब जानते होंगे, उसे एक्सेल नाम से आप लोग जानते हो, सबने एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसमें और एडिशनली दिया हुआ है, जिसमें आपको फीचर्स के बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है। And there is an application of spreadsheet, how we can use spreadsheet in preparation of payrolls, in getting the sale of goods, in getting the marks obtained, business transactions. ये कुछ आपके examples and format हैं, and how the data can be presented in the formats of charts and graphs. And 7th is your database management. Database management में concept and features हैं, database management application है। बस देख लो, बस इतना ही पार्ट है। और इसमें क्या लिखा है, पार्ट सेक्शन सी, एंड वी ऑल नो सेक्शन सी हमें ऑप्शन में मिलता है 20 मार्क्स का जो होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, अगर आप बिगनिंग में देखो, इस शीट के जो सिलेबस आपको शेयर किया गया है, इसके बिगनिंग में हमारे पास जो आपका मार्क्स का बाइफर्केशन गिवन है, तो आप देख सकते हो कि सेक्शन ए में 60 मार्क्स का कवरेज आपका पार्टनरशिप से और कंपनी से है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमारे पास ऑप्शन है। तो हम सेक्शन बी या सेक्शन सी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, मार्क्स अलॉट होंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप मार्क पेपर अटेम्प्ट करोगे मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, तो मार्क्स अलॉट होंगे आपको। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करने हैं इन कंपैरिजन टू दिस, देखो आसान सा है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिलेबस कवर करा देता हूं, ये पार्ट कवर करा देता हूं, और जल्दी से मैं आता हूं शीट पे, सो दैट वी कैन प्रोसीड विथ योर सिलेबस, और आपको तैयार कराया जा सके आपके बोर्ड्स के पेपर के लिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ व्हाट इज एन एक्सेल। एक्सेल इज बेसिकली, आपने सबने देखा होगा एक्सेल शीट कैसी होती है। देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बना रखा है एक्सेल शीट का, ये देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें मेरे पास रोज हैं, दीज आर द रोज,
हॉरिजॉन्टली आर द रोज, वर्टिकल्स आर द कॉलम्स। मैं इसमें डेटा प्रेजेंट करता हूं, मेरे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। आई हैव द ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग माय टेक्स्ट, I have the option of formatting my view of the table, I have the option of formatting my page layout, I have the option of formatting my printout layouts। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेटा को कंपेयर करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए। लार्ज साइज का डेटा, वही अब जैसे 10 कस्टमर्स 20 कस्टमर्स का रिकॉर्ड हो तो आप एक पेपर शीट पे, या अगर मैं कहूँ वर्ड पैड, अगर मैं कहूँ वर्ड पैड इस कंपैरिजन में, तो वर्ड पैड में हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती, क्योंकि एक सिंगल पेज उसमें एक लिमिटेड स्पेस रहती है। एक्सेल में ऐसा नहीं है, एक्सेल में बहुत सारी रोज है और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं ना, सिंगल स्प्रेडशीट, और उसमें हम लार्ज साइज का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा साइज, लेकिन एक लिमिटेड एवरेज साइज का हम डेटा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमें डेटा का एनालिसिस करने के लिए मदद करती है। अच्छा, इसमें ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए इतना अच्छा इसलिए और इतना यूजफुल इसलिए अकाउंटिंग में है, बिकॉज हम इसमें अकाउंटिंग फॉर्मुलेज भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशंस भी हम इसी शीट पे कर सकते हैं। इसी में टेबल में डेटा एंटर करो, इसी में कैलकुलेशंस करो। यू कैन गेट द आउटपुट ऑल्सो, यू कैन गेट दैट फ्रॉम डेटा, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। आपको उस डेटा से इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द शीट। तो सबसे पहले आपको बताओ व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज बेसिकली द पेज ऑफ द एक्सेल। जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है मेरा, एक्सेल सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल सॉफ्टवेयर को, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, जो डेटा का एनालिसिस करने के लिए और उसको फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए, लार्ज साइज में रिकॉर्ड करने के लिए, एक पेज पे रिकॉर्ड करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। वेरियस फंक्शंस एंड यूजर्स फॉर दैट व्हिच इज स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक, तो इसमें स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे मैंने बताया, स्प्रेडशीट इज अ पेज ऑफ द एक्सेल, जिसमें आप देखते हो हम जैसे एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 शीट्स पहले से होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिसमें आप देखते हो रोज एंड कॉलम्स यानी टेबल्स पहले से बनी हुई, टेबल पहले से बनी हुई है इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, रोज आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स, हॉरिजॉन्टली होती है, कॉलम्स हमारे वर्टिकली होते हैं। A spreadsheet is also known as worksheet, इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। It is used to record, calculate and compare numerical values और financial data। यहां पे हम numerical values और financial data का कंपैरिजन करते हैं। डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, और यहां पर डेटा सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड आप कर सकते हो। यानी डेटा में न्यूमेरिक नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, या सिर्फ नंबर होंगे, अल्फाबेट भी होंगे, या जो भी आप डेटा रख रहे हो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने एक फॉर्मेट डिसाइड कर दिया कि इन दिस कॉलम आई विल राइट ओनली द ग्रेड, तो ग्रेड जो है वो सिर्फ सिंगल अल्फाबेट है, तो एक अल्फा ए बी सी डी, इन 4-5 के अलावा और कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आएगी, तो मैं कंडीशंस उसमें अप्लाई कर सकता हूं। It is used to record, calculate and compare numerical and financial data. Each value can either be independent and value or it may be derived on the basis of the values of the other variables. अच्छा, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं समझाऊं तो एक्चुअली आप देखो तो यहां मैं आपको बताता हूं, एक पेज अगर मैं ऐड कर लूं तो आपको थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाएगा। Okay. So, तो यहाँ पे देखो, ये जैसे मान लो आपकी एक्सेल शीट है, ठीक है, एक होता है ना ऐसे, यहाँ पे आपके पास A, B, C, D, E एंड सो ऑन, और यहाँ रो कॉलम्स में आपके पास इवन है 1, यहाँ से हटो एंड बी, 1 2 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि द डराइव वैल्यूज इज द ईच वैल्यू कैन आइदर बी इंडिपेंडेंट। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉल, यहाँ पर इस सेल में लिख दिया, इस बॉक्स में मैंने लिखा 2, इसमें मैंने लिखा 3, तो 2 एंड 3 आर द वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये मैंने खाली डायरेक्ट ऐसे इसमें रिकॉर्ड कर दी है। और यहां मैंने वैल्यू सी में क्या लिखा है, इसमें मैंने लगाया है a इंटू बी, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 और 4 करूंगा तो यहाँ आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा 12। तो सेल C, तो ये C जो है दैट इज डिपेंडेंट, ये जो आपका 6 वैल्यू आई है दैट इज
डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ए और बी में के कॉलम में जो वैल्यूज गिवन है उस पे डिपेंड करता है। किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू डिपेंड करती है। जब मैं ए और बी में वैल्यू चेंज करूंगा, यानी अपना डेटा चेंज करूंगा, तो मेरा आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन भी उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ईच वैल्यू, यहाँ पे दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, चाहे तो इंडिपेंडेंट भी आप रख सकते हो, चाहे तो डिपेंडेंट भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। Spreadsheet is a computer application that allows us to add and process data. We shall understand spreadsheet with the help of the MS Excel or simply Excel, which is one of the Microsoft Office suite of the software. इसे मैंने बताया आपको, Microsoft कंपनी ने इस टूल को डेवलप किया है। एंड स्प्रेडशीट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको डेटा रिकॉर्ड करने के लिए और उसका क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए, दैट इज एनालिसिस करने के लिए, उसका रिजल्ट आउटकम डराइव करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, अगर मैं बताऊं व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द स्प्रेडशीट। अ फाइल इन एक्सेल शीट इज नोन एज अ वर्कबुक। A file in Excel is known as workbook. A workbook is a collection of the number of worksheets. ठीक है, कोई भी एक्सेल, किसी भी एक्सेल फाइल को आप किस नाम से रिप्रेजेंट करते हो? आप वर्कबुक के नाम से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सच एज, जैसे मैं कहूं कि आई हैव अ फाइल विथ नेम, फाइल इन विच आई हैव रिकॉर्डेड नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स नेम से आपकी एक फाइल है। ठीक है, या हाँ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यू कैन से स्टूडेंट डिटेल नाम से एक फाइल आपने बनाई है एक्सेल में। स्टूडेंट डिटेल्स नेम से एक आपने फाइल बनाई है एक्सेल में, .xls। तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज अ वर्कबुक। ये क्या है? वर्कबुक है। ठीक है, और इस वर्कबुक के अंदर, इस एक्सेल फाइल के अंदर जब आप इसको ओपन करोगे, एक एक्सेल शीट ओपन होती है। ठीक है, जिसमें यहां पे लिखा रहता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो दिस फाइल इज वर्कबुक एंड दीज आर द वर्कशीट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट। तो एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक, an active worksheets name will be shown in the bold letters in the sheet tab at the bottom left of the screen. Additional sheet can be added if required by clicking on the icon. आप जब एक्सेल शीट, जब आप अपना पेज ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये आइकन, ऐसा आइकन दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके चाहे तो इसमें एक और शीट ऐड कर सकते हो, शीट 4। फिर इसको क्लिक करोगे तो एक और शीट आएगी, शीट 5, फिर शीट 6, फिर शीट 7। इसी तरह आप चाहे तो n नंबर ऑफ शीट्स इसमें ऐड कर सकते हो। और जो भी शीट, जिस शीट पे भी आप वर्क कर रहे हो, आपकी एक्टिव शीट जो है ना, मैंने एन एक्टिव वर्कशीट्स नेम। तो अभी जैसे मान लो आप शीट 1 पे वर्क कर रहे हो, तो ये शीट 1 वाला जो होगा ये बोल्ड लेटर्स में दिखेगा। किस में दिखेगा? बोल्ड लेटर्स में। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कि हमारी वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल। इन अ वर्कबुक देयर आर मोर देन वन वर्कशीट्स, जिसको शीट्स विच आर नोन एज वर्कशीट्स, एंड द वर्कशीट विच इज एक्टिव वर्कशीट इज हाईलाइटेड बाय द बोल्ड लेटर्स इन द व्यू पैनल। आपको व्यू पैनल में वो बोल्ड लेटर्स में शो होगी। एंड इफ यू हैव टू ऐड एनी वर्कशीट, अगर आपको कोई शीट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके, जो आपके लेफ्ट बॉटम में होता है रिबन में, उसको ऐड करके क्लिक करोगे तो एक और शीट इसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, रोज आर द नंबर्ड न्यूमेरिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाइल कॉलम्स आर रिफर्ड बाय अल्फा कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी आप कैरेक्टर्स देखो, एक्सेल शीट जो होती है ना, एक्सेल शीट में इस तरीके से गिवन होता है ना, A B C D, तो कॉलम्स के नेम अल्फाबेटिक होते हैं, और जो रोज होती हैं दैट रोज आर 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो रोज होती हैं। तो समझ गए कि अल्फाबेटिक रोज आर न्यूमेरिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम में न्यूमेरिकल ऑर्डर चलता है, एंड लेफ्ट टू राइट में अल्फा कैरेक्टर्स को कॉलम में को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास जो वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, या एक शीट पे मैं बताऊं तो आपके पास 65,536 रोज होते हैं, एंड 1,65,000
1,65,00,000 कॉलम्स होते हैं, यानी इतने सारे कॉलम्स और इतने सारे रोज क्या होते हैं आपके एक एक्सेल वर्कशीट में अवेलेबल होते हैं। और जहां पर आपके कॉलम और रोज इंटरसेक्ट होते हैं तो आप देखते हो एक बॉक्स टाइप का बनता है, देख रहे हो ये एक बॉक्स टाइप का आपका बना है ना, ठीक है, देख रहे हो ये, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल इज अ आइडेंटिफाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर रो corresponding to a particular location in spreadsheet। अभी मैं कहूं अगर इसकी बात करूं तो ये एक सेल है, इस सेल का लोकेशन क्या है, इस सेल को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो इस सेल का नाम क्या है, देखो सी कॉलम एंड रो 2। तो इस सेल का नेम जो होगा वो हो जाएगा C2। समझ गए, इस सेल का नेम क्या है, C2, सी कॉलम एंड 2 रो। पहले हम कॉलम लिखते हैं, उसके बाद रो का नंबर लिखते हैं जो सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये सेल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। आप लोग परेशान हो, ये शीट आप लोग को मिल जाएगी तो आप लोग साथ में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। रेंजेस, अब आ जाती रेंज की बारी। ये रेंज क्या है, रेंज मतलब क्या, अगर मैं इंग्लिश सिंपल वर्ड्स में बोलूं, रेंज मतलब होता है आपका स्कोप या एरिया। रेंज को हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो एक्सेल में जैसे कि हम जानते हैं, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे में जैसे अभी हमने पढ़ा 65,300 के अराउंड आपके पास रोज हैं और कॉलम्स आपके 1,65,00,000 अराउंड। तो बहुत सारे रोज एंड बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर चूंकि मैं जब अभी इसमें बताया कि इसे आपका एक्सेल इज नॉट जस्ट ओनली यूज टू रिकॉर्ड द डेटा बट टू प्रोसेस डेटा ऑल्सो। तो जब हम फॉर्मूलेज लगाएंगे तो वो फॉर्मूला मुझे किस एरिया ऑफ डेटा पे लगाना है, कितने डेटा पे लगाना है, वो डिफाइन करने के लिए मुझे रेंज डिफाइन करनी पड़ती है उसमें। तो रेंज मतलब रेंज आइडेंटिफाइड बाय द सेल रेफरेंसेस ऑफ द एक्सेल इन द अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। द रेंजेस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग कोलन, यूजिंग विच टेल्स एक्सेल टू इंक्लूड ऑल द सेल्स बिटवीन द स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट। अभी जैसे मैं बताऊं, आपकी एक्सेल शीट देखो कुछ ऐसे दिख रही है। अभी मैं आपको रफली दिखा रहा हूं, तो डेटा बताने के बाद आपको एक बार मैं एक्सेल शीट ओपन करके बताऊंगा, जो जो फंक्शंस उसमें या जो जो हमने फीचर्स अभी यहाँ पे थ्योरी में पढ़े वो एक बार आपको शो भी करूंगा, जिससे कि आपको समझ में इजीली और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देखो आपके पास जो कॉलम्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और यहां पर रोज हैं 1 2 3 4 5 6, ये रोज है। तो अभी यहां पर ये सब क्या बन गए, सेल्स, छोटे 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 बॉक्सेस बन गए, डब्बे बन गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बोला है रेंज क्या होती है। रेंज आर आइडेंटिफाइड बाय सेल रेफरेंसेस ऑफ द सेल इन द अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ठीक है। सेल रेफरेंसेस ऑफ द सेल सेल रेफरेंस होता है आपका एरिया, कितने डेटा का, यानी कितने कौन कौन से सेल्स उस एरिया में इंक्लूड होंगे, या जो फॉर्मूला अप्लाई करने वालों किस सेल्स पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, अच्छा, इसके ये जो शीट होती है ना, इसके ऊपर एक और एक ऐसे रिबन रिप्रेजेंटेड होता है। मैं थोड़ा ऊपर करके बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे एक रिबन होता है जिसमें यहां पर एक ड्रॉप डाउन ऐसा बना होगा और यहाँ पे नेम लिखा। जैसे अभी मेरा कर्सर जो है, अगर मैं कहूं इस वाले बॉक्स पर है, अगर मैंने इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक, तो यहाँ पे सेल एड्रेस में दिखाएगा A1। अगर मैंने इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है तो क्या दिखाएगा, C2, ठीक है। तो ये वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर जो आपको बॉक्स बना होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, और इसको हम बोलते हैं, जिसमें सेल का एड्रेस लिखा रहता है उसको सेल एड्रेस लिखा रहता है। सेल का नाम जो लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस। इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है।
और ये आपका फॉर्मूला बार हो गया। तो अभी अगर मैंने यहां से यहां तक का एरिया सेलेक्ट किया, मैंने अपने पॉइंटर से माउस से ये तीनों बॉक्सेस को सेलेक्ट किया, ठीक, तो इसका सेल रेफरेंस जो होगा दैट विल बी, शुरू कहां से हुआ था, B2 से, कोलन कहां तक जा रहा है, D2 तक। तो B2 से लेके D2 तक में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर के वैल्यूज पर वर्क करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने B2 और B2 से लेके D2 तक का एरिया सेलेक्ट किया है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सेल रेफरेंस बोलूंगा। अच्छा, सेल रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब हुआ कि अगर आप जो सेल की डिटेल यानी सेल का एड्रेस आपने डिफाइन किया है, आपने अगर किसी फॉर्मूले में सेल का एड्रेस डिफाइन किया है तो वो एड्रेस, वो फॉर्मूला आपका हर बार चेंज होगा या नहीं होगा। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करके बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मैं कहूं आपको और दो कॉलम मैंने ऐड कर दिया HLI। ऐसा करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं आपके यूनिट और यहां मैंने लिख दिया रेट, ठीक, और यहां मैंने लिख दिया आपका, वेट थोड़ा सा कलर डिफरेंस करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिट, रेट, अमाउंट। अभी मैंने 3 कॉलम्स में 3 वैल्यूज लिखने के लिए बोला है। मैंने यहां पर लिखा यूनिट 10 है और रेट अगर 2 है तो अमाउंट क्या होना चाहिए, और मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया। मैंने फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, मुझे फॉर्मूले में क्या लेनी वैल्यू, इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ये 10 वैल्यू मुझे कहां से आएगी, E2 से, और मल्टीप्लाई मुझे ये F2 से। तो E2 को जब F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पास जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसको यहां पे आप देखोगे एक ऑप्शन आता है ड्रैग करने वाला ऑटोफिल का, अगर मैं इसको उठा के नीचे वाले सेल में कॉपी कर देता हूं, सेम, ठीक। अभी ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। क्या है, रिलेटिव रेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस मतलब होता है अगर मैं यहां पे वैल्यूज चेंज करूंगा तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं कॉलम F में और कॉलम E में वैल्यू चेंज करता हूं, ना ही सिर्फ रो 2 में, अगर रो 3 में भी वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरे कॉलम G में वैल्यू पॉपुलेट होगी। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं 5 और यहां पे लिख दूं 6, ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। तो अभी इस वाले सेल के लिए फॉर्मूला क्या था, जब आप इस वाले सेल पे रखोगे ना अपना कर्सर तो फॉर्मूले बार में बताया क्या आपको, E2 इंटू F2, ठीक। और जैसे ही मैं इस वाले बार पे, इस वाले सेल पे अपने फॉर्मूले का, इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला आपका बदल जाएगा और यहां फॉर्मूले बार में आपको शो करेगा E3 इंटू F3 इक्वल टू। फॉर्मूले बार में अगर किसी सेल में फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो फॉर्मूला यहां पर शो होता है फॉर्मूला बार में, ठीक है। तो ये अभी ऊपर फॉर्मूला आपने क्या लगाया था, ऊपर फॉर्मूले में सेल में आपने वैल्यू ली थी E2 और F2, नीचे वाले फॉर्मूले में आपने यहां पे सिर्फ फॉर्मूले को आपने कॉपी करा है, कॉपी उठा के पेस्ट ही करा है, कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V कंट्रोल C करते हो ना,
कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो सेम जब यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला अपने सेल की वैल्यूज को चेंज कर लेगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अगर ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता, एब्सोल्यूट रेफरेंस ये तब होगा जब मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा E2 into F2, ठीक। और अभी यहां पर देखो, मतलब ये फॉर्मूला में यहां पे इसे आपका फॉर्मूला है ना E2 into F2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक डॉलर साइन लगा दूंगा आगे, इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे। अब क्या होगा कि अगर मैं वैल्यू यहां पे 5 और 6 भी लिखूंगा ना, तो भी यहां पे आंसर क्या आएगा आपका 10 ही आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका रिलेटिव रेफरेंस में और एब्सोल्यूट रेफरेंस में। ये आपको हो सकता हो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे, जब मैं आपको एक्सेल शीट में शो करूंगा तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, इजी समझ में आ जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट मिक्स रेफरेंस में। मिक्स रेफरेंस मतलब हुआ, तो आप ये कह सकते हो रिलेटिव रेफरेंस में और एब्सोल्यूट रेफरेंस में बस अंतर इतना है, अगर फॉर्मूला लगाया है आपने, जैसे आपने कोई सेल की रेंज ली है E2 to B30, E2 से लेके B30 तक का डेटा आपने लिया है, E2 B30, ठीक है। अगर इसके आगे डॉलर साइन नहीं लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी सेल एड्रेस के आगे डॉलर साइन नहीं लगा है तो इसको बोलेंगे रिलेटिव रेफरेंस। और अगर इसी की जगह ये डॉलर E2 डॉलर कोलन डॉलर B30 डॉलर अगर ऐसे लिख दें तो ये बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई थिंक सबको एक चीज क्लियर हो गई होगी, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, A cell is identified by a combination of letter and numbers corresponding to a particular location within spreadsheet। अभी बताया था, तुरंत अभी देखो आगे सामने, अभी देखो ये हाईलाइटेड है ना, ठीक। इसका एड्रेस क्या लगा रहा है A1 दिखा रहा है, अभी देखो बता देते तुरंत, इसका A1। अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लूं तो ये देखो क्या है B और 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा B8, ठीक। अभी अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लूं तो D और ये क्या है 13, तो ये क्या यहां पे दिखाएगा D13। तो ये सिर्फ सेल एड्रेस शो करता है, ठीक है। When we start Excel, the pointer points to the first cell A1 and this is called the active cell। तो जो भी आपका सिलेक्टेड होता है सेल उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। Each cell has a, जो शीट एक्टिव होती है वो हाईलाइटेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव वर्कशीट। जो सेल एक्टिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव सेल, और उसका नेम हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में शो होता है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। ये जो डब्बा है जहां नाम दिख रहा है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये जो FX जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बार है, इसके आगे जो डब्बा है इसे फॉर्मूला बार बोला जाता है। Each cell has a unique identification called a cell address. A cell reference identifies the location of the cell or group of cells in the spreadsheet, also referred as a cell address. Cell reference are used in formulas, functions, charts, other Excel command। जो अभी सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ा वही बोल रहा है, ठीक है, कि there are 3 types of references, उसमें भी सेल रेफरेंस भी आता है आपका, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ आपके मूवमेंट एंड ऑपरेशनल कीज हैं जो आप एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। 1 सेल डाउन करना, एरो नीचे जाओ, 1 सेल का ऊपर जाना, 1 अप। सेल अप का एरो यूज करोगे, अप एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की या टैब की यूज कर सकते हैं। अगर आपको राइट में जाना है तो देखो, अगर आपको शीट के राइट में जाना है, टुवर्ड्स राइट, मेरी ऐसी शीट होगी ना, देखो देखिए ये मेरी शीट है ना, ये देखो ये शीट है ना, इस शीट में अगर मुझे राइट में जाना है, मुझे अगर इस सेल से इस सेल में जाना है तो मैं चाहे तो राइट एरो प्रेस कर सकता हूं या कर सकती हूं, या फिर टैब यूज कर सकता हूं। टैब भी प्रेस करूंगा तो भी राइट में चला जाऊंगा, ठीक है। टुवर्ड्स राइट आप टैब से भी जा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वर्कशीट,
कंट्रोल होम, भैया कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो शीट के सबसे पहले वाले, शीट के किसी कॉलम में हो, किसी सेल में हो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, कंट्रोल प्लस होम करो तो सीधे घर आ जाओगे, A1 पे आ जाओगे। तो घर पे आने का रास्ता क्या है? कंट्रोल प्लस होम। द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम कंटेनिंग डेटा, कंट्रोल प्लस एंड। अभी जैसे मान लो आपने यहां पर डेटा लिख रखा है, ठीक है, अभी आप क्या करते हो, रो 1 में आप क्या लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, ठीक है। रोज में क्या लिखते हो, नाम क्या लिख रहे हो, आप क्लास लिख रहे हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, या मान लो ऐसा करो आप डेट्स लिख रहे हो, या डेट के लिख रहे हो, फर्स्ट फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, ठीक। और यहां आपने नाम लिख रखे हैं, देखो यहां पे आपने नेम लिख दिया, ऐसे लिख दिया नेम, ठीक। यहां लिख दिए सारे नाम आ रहे हैं, अजय, विजय, रवि, रवीना, ठीक। इस तरीके से आपने क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ सेल रेफरेंस में आप एक जगह सेल रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे नेम लिख लो और यहाँ पर डेट्स लिख लो, जैसे डेट आप अटेंडेंस शीट लेट से बना रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख ली 1 फेब, 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब, 5 फेब, इस तरीके से डेट लिख ली। अब प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे शीट पे लिख रहे हो। अभी आपको देखना है, अब ऐसे करते 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 आप पहुंच गए 21 तक। अभी एक शीट के फ्रंट व्यू में तो थोड़ी सी कॉलम्स दिखेंगे ना, ये कॉलम्स तो बहुत सारे हैं, आपने पढ़े थे ना, बहुत सारे कॉलम्स है, 1,65,00,000 कॉलम्स हैं। तो ये अगर आपको बहुत आगे तक निकल गए, मान लो 28 तक पहुंच गए, 30 तक पहुंच गए, 30 मतलब 28 तक आप डेट पहुंच गए, तो और आपको नेक्स्ट मंथ की भी डेट आगे रिकॉर्ड करनी है कॉलम में, या देखना है कि कहां तक डेटा रिकॉर्ड हुआ है, तो आप सीधे क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एंड वाला की प्रेस करोगे और जो आखिरी सेल में डेटा लिखा होगा, कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करोगे तो जिस आखिरी सेल में डेटा लिखा होगा उस आखिरी सेल पे जाके आपका कर्सर पहुंच जाएगा या शीट आपकी वहां पे आ जाएगी। समझ गए? इसलिए आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप होम की पे आ जाओ, नेक्स्ट की पे आ जाओ, मूविंग कॉन्जिक्यूटिवली टू द फर्स्ट एंड द लास्ट फिल सेल ऑफ क्लस्टर्स of filled cell in a row by successive pressing of control plus 1 right arrow। अगर कंट्रोल प्लस राइट चलते चले जाओगे तो आगे बढ़ते चलाओगे नेक्स्ट सेल पे, ये बता रहा है। सिमिलरली है, बिगिनिंग पे जाना है, होम की दबा दो, बात वही है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड द फीचर्स ऑफ द स्प्रेडशीट। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट की बात करो, क्या क्या आपको यूज करना है, क्या थोड़े टर्मिनोलॉजीज मतलब थोड़े बहुत वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तो ही आप एक्सेल के फीचर्स यूज कर पाओगे करेक्टली, ठीक है। लेबल्स एंड फॉर्मूलाज। लेबल्स क्या होते हैं, दीज आर द लेबल्स, जो हेडर्स है दीज आर द लेबल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ABCDEF, जो पहले से कॉलम के नाम दे रखे हैं लेबल्स। आप चाहो तो खुद भी अपनी तरफ से एक लेबल असाइन कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। A text or the special character will be treated as a label for rows and columns or descriptive information. Label cannot be treated mathematically. Multiplied, subtracted label include any cell contents beginning with A, Z. यानी कि उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, इसके लिए R लिख दिया, इसको CP लिख दिया, इसको MA लिख दिया, इसकी लेबलिंग दे दी सेल के नाम की। तो मैं इस वाली रो को मल्टीप्लाई, अब मैं B3 को और C3 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकता ना, उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही बता रहा है कि लेबल्स के बीच में कोई भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता है। Formula, the formula means a mathematical calculation on a set of cells. Formula must start with equal sign के साथ स्टार्ट होता है। अभी जैसे यहाँ देख सकते हो, B में आपने प्रिंसिपल लिखा है, C में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, D में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है। अभी यहाँ पर, यहाँ देखो ये सारे अभी देख सकते हो, यहाँ पे आप सेल रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का डिफरेंस आराम से, इसमें देखो किसी भी सेल एड्रेस के आगे डॉलर नहीं लगा है, तो ये जो फॉर्मूले में सेल के एड्रेस लिखे हुए हैं, दैट आर रेफरेंस लिखा हुआ है, दैट इज अ रिलेटिव रेफरेंस। अगर डॉलर का साइन लगा रहता तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता। अभी अगर मैं यही यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ना, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगा है कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 प्लस C4। C4 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन
D4 अपॉन D4 इंटू 100, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको देखो याद होगा फॉर्मूला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लग रहा है फॉर्मूला याद सा आ रहा है। ये देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता था P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ठीक है ना, ये आपका मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला होता था। देखो यही करा है। अभी यहाँ पे C4 इन्होंने D इंटू D4 कर दिया। अच्छा C4 इंटू D4 क्या है, C4 इंटू D4 पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दिया पावर निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई कर दिया। अभी ये फॉर्मूला अगर इन्होंने इस सेल पे रखा है, आपके बी वाले सेल पे देखो B4 है, अगर जैसे ही इसके नीचे वाले सेल पे ले आएंगे, देखो इस वाले सेल पे ले आएंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला मैं बताऊं क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अभी देखो प्रिंसिपल ये किसका लेगा, B5 इंटू, ठीक है, फिर इसको 1 प्लस C4 की जगह यहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लेगा C5, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 इंटू D5, ठीक, इंटू फिर ये पावर C5 इंटू D5, तो मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अगर ये फॉर्मूला सेम ही रहता तो सेम ही वैल्यू यहां पॉपुलेट होती, और उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो ये तो भैया डिफरेंस था आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का। और उसके बाद जो हम जाते हैं वो ये है फॉर्मूला इज शोन व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग। आप जब सेल सेलेक्ट करते हो तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो होता है, ये पहले आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट है व्हाट इफ सिनेरियो, हम यहाँ पर व्हाट इफ भी लगा सकते हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वैल्यूज चेंज करने पे या इक्वल लगा के इसलिए किया जाता है यहाँ पे, या फॉर्मूलेज में रेफरेंस जब लिखते हैं तो रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंस का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें व्हाट इफ इफेक्ट देखना होता है। व्हाट इफ इफेक्ट मतलब हुआ कि अगर मैं अपने सेल बी में, देखो यहाँ पर सेल ई में फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सेल ई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बी, यानी कॉलम ई की जितनी वैल्यूज वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, कॉलम बी, सी और डी पे। तो बी, सी और डी के कॉलम में अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा कॉलम ई में, इसी को आप क्या बोलते हैं, व्हाट इफ इफेक्ट या व्हाट इफ सिनेरियो बोलते हो। समझ गए, बहुत इजी है। फीचर्स और स्प्रेडशीट पे आ जाइए। फीचर स्प्रेडशीट की विशेषताएं बहुत हैं, रोज एंड कॉलम्स हैं, फॉर्मुलाज एंड फंक्शन यूज कर सकते हो, डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, विजुअलाइजेशन के लिए होता है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। फायदे बहुत सारे हैं इसके, जल्दी काम होता है, ठीक है। ह्यूमन एररिंग भी आप रिड्यूस कर सकते हो। Utility of spreadsheet. A spreadsheet is a computer program that can capture, display and manipulate data arranged in rows and columns. Spreadsheet are one of the most popular tools available with personal computer. Spreadsheet is generally designed to hold numerical data and short text strings. आप टेक्स्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें नंबर्स में वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, जो नंबर्स में वैल्यू डेटा आपने रिकॉर्ड करा है उसको प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यूजेस अवेलेबल हैं, यानी जो भी डेटा आप स्प्रेडशीट पे लिख रहे हो उसमें आप उसको डिफरेंट वे से प्रोसेस कर सकते हो। मैनिपुलेट मतलब हुआ तो उसको प्रोसेस कर सकते हो, डिफरेंट आउटपुट्स डिराइव कर सकते हो उससे, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कुछ बताएं, वैसे तो मुझे फायदे फायदे लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्री टू यूज है, मोस्टली फ्री ही मिल जाता है अगर आपका ऑफिशियल यूज है। अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तब आप लाइसेंस का परचेज कर सकते हो, अदरवाइज फ्री सॉफ्टवेयर से भी आपके बहुत सारे पर्पस वर्कर यानी बहुत सारे पर्पस कंप्लीट हो जाते हैं। इजी टू यूज है, आसान है सीखना, इजी टू ट्रैक पेमेंट्स। आप अपने रिकॉर्ड जो इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो उसको ट्रैक कर सकते हो, एक ही शीट में बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड होता है। बिजनेस प्लान, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो सकता है क्योंकि हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फॉर्मेटिंग, इंटीग्रेशन, यानी कि हम एक्सेल शीट का डेटा किसी और सॉफ्टवेयर में भी जाके चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हैं। वल्नरेबल फ्रॉड, आप उसमें डेटा चेंज कर सकते हो, डेटा चेंज हो जाता है, अगर डेटा चेंज कर दोगे तो आउटपुट गलत आएगा। मोर चांसेस ऑफ एरर, गलतियां हो सकती है, गलत डेटा रिकॉर्ड करोगे तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू शेयर इंटरनली, अब कई बार क्या होता है वर्जन्स का इशू आता है, आपके पास कोई वर्जन है दूसरे के पास कोई वर्जन है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयर आर सम, अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, ऐसे ही है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला, आप देख सकते हो एक्सेल के ऊपर एक फॉर्मूला बार टाइप का एक फॉर्मूलास नाम का टैब है, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज है, दीज आर द टैब्स जो ऊपर होते हैं। तो उसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के फॉर्मूले लगा सकते हो, सिनेरियोज कर सकते हो, कंडीशंस के फॉर्मूले लगा सकते हो। तो दे आर वेरियस फॉर्मूले ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे कि आप देख सकते हो मैमो फंक्शंस, डेट है, टाइम है, लॉजिकल है, लुकअप है, इतने सारे आपके सिलेबस में नहीं, खाली आपको पता होना चाहिए नाम इनके। Function. A function is a special keyword which can be entered into a cell in order to perform and process the data which is appended within brackets. अच्छा, function is actually to get a output. आपको क्या आउटपुट मिल रहा है डेटा से, उसको आप क्या बोलते हो, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। फंक्शन इज बेसिकली अ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। This is a function, there is a function button, function involves four main issues, name of function, purpose of function, क्या उसमें values आप input करोगे, फिर उसका रिजल्ट क्या, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। Naming cells and ranges, naming ranges in Excel will save time for writing। अच्छा, naming ranges क्या भाई, अभी देखो यहाँ पे सेल का नाम क्या है, D3, ठीक है, बिल्कुल साफ नाम दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखो डी को 3 को सेलेक्ट करा है ना, तो यह नाम क्या दिख रहा है, ये जो D3 को सेलेक्ट किया D3 दिख रहा है। मैं चाहूं तो इसका नाम बदल सकता हूं, आज से नाम इसका D3 नहीं, आज से इसका नाम है डैनी, ठीक, कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि जो भी नाम लिख सकते हो आप, जिससे कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में, डेटा को स्टडी करने में इजी हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर इसका नाम आपने D3 रखा है एक्सेल ने, तो आप इसका नाम ऐसा ही रखो, आप इसका नाम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करो, सेल को सेलेक्ट करोगे, फॉर्मूला का जो मैंने आपको टैब दिखाया था ना, अभी यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बार, ऊपर 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 ऊपर, ये देखो ये फॉर्मूला बार है ना, इस फॉर्मूला टैब के अंदर देखो एक ऑप्शन है डिफाइन नेम्स। इस डिफाइन नेम को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक ही बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आप नेम में जो भी मनचाहा नाम लिख सकते हो, इसका डिफाइन नेम कर सकते हो। तो अभी आपने जैसे इस D3 का नाम क्या लिख दिया, नंबर, तो अभी ये जब भी आप इस एक्टिव सेल को सेलेक्ट करोगे, यहां पे नाम क्या शो करेगा, नंबर शो करेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन कंडीशनल फॉर्मूले के लिए होता है, जैसे कि अगर आप किसी वैल्यूज का सम कर रहे हो, आपके पास देरा यू हैव नंबर्स ऑफ 100, यू हैव नंबर्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू, इफ यू हैव टू सम अप ऑल द 100 स्टूडेंट्स सम मार्क्स, तो आप 100 स्टूडेंट्स का सम लगा लोगे। लेकिन अगर आप उसमें सम करना चाहते हो ओनली ऑफ दो स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80%, तो आप एक कंडीशन लगा दोगे, सम अप ओनली दोज वैल्यूज विच आर मोर देन 80, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, इफ फंक्शन बोलते हैं। तो इफ फंक्शन इज टू गेट, पहले यानी इफ फंक्शन में यानी कि इफ फंक्शन आपके लिखते हो इक्वल, इफ लिखोगे, लॉजिकल टेस्ट यानी जो आपको चीज टेस्ट करनी है वो को लिखोगे, फिर उसके बाद क्या वैल्यू ट्रू होने पे आनी चाहिए और फॉल्स है तो क्या आनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक शीट यहीं से उठा लेता हूँ, रुको 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 रुको, थोड़ा सा इधर, चलो ये मुझे खाली शीट मिल गई, मैं इसी पे काम कर देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि आपने लिखा है नंबर, ठीक, नंबर में 10, 20, 30, 40, 50, ठीक, और यहाँ पे कमेंट लिखा है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ इफ इक्वल टू, ये कौन सा सेल है, D11, D11 इज ग्रेटर देन 30। अगर D11 30 से ग्रेटर है, कॉमा, पहले मैं लॉजिकल टेस्ट लिखूंगा, मुझे चेक क्या करना है,
अगर ये ग्रेटर है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? यस। और अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? नो। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एंटर मार दिया। अभी यहां पे जैसे एंटर मारूंगा नो आ जाएगा, ठीक। और मैं यहां पे जैसे ही सेल को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे आपको एक ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक बॉक्स, ऐसे सॉलिड बॉक्स जैसा। इसको माउस पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करोगे नीचे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा नीचे के सेल्स में भी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, एक रिलेटिव रेफरेंस है, तो अभी इस वाले सेल में फॉर्मूला क्या लगेगा? इस वाले सेल में फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर D12 ग्रेटर है 30 से, अभी D12 ग्रेटर नहीं है 30 से, तो ये फिर से नो लिख देगा। फिर यहां पे क्या लिख देगा? ग्रेटर नहीं है, ये तो इक्वल है, फिर से नो लिख देगा। अभी ग्रेटर है, यस लिख देगा। अभी ग्रेटर है, यस लिख देगा। तो ये आपका ऑप्शन होता है इफ फंक्शन का। इफ फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है। नेमिंग बता दिया, इफ फंक्शन बता दिया, मैथमेटिकल फंक्शन में सम निकाल सकते हो, रेंज बता सकते हो, कौन सी वैल्यूज का सम करना है, सम इफ फंक्शन विच एड्स। अब सम इफ फंक्शन में देखो इन्होंने लिखा है ना अभी इक्वल टू सम इफ D2 और EF। D2 अभी यहां पर देखो D2, जैसे मैं मान लेता हूं ये D2 है, D2 है इधर, ये आपका 2 रो है, 3 है, 4 है और 5 है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, सम इफ, सम करिए अगर D2 से DE5 तक, D2 से E5 तक, D2 से इन्होंने स्टार्ट किया, कलर बदलते हैं, D2 से इन्होंने स्टार्ट किया, D2 से लेकर E5 तक, E5 यहां तक है। तो ये पूरा डेटा का इन्होंने रेंज लिया है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज सेल रेफरेंस। ये सेल रेफरेंस है, ठीक। अब बोला है, इन्वर्टेड कॉमम लिखा है, D2 से EF के बीच में जो भी वैल्यू 1,50,000 से ग्रेटर है, सम करो, सम करिए D2 से लेके EF तक जिस वैल्यू का, जो वैल्यू 1,50,000 से ग्रेटर है, D2 से लेकर E5 तक के बीच में, D2 से लेकर E5 तक के बीच में जिस वैल्यू का भी, जो भी वैल्यू 1,50,000 से ग्रेटर है, E2 is to E5, ठीक है। अभी आप देखो उसको, और E2 से लेके E5 तक का भी आपको टोटल करना है, ठीक है। समझ गए? जिस वैल्यू का टोटल D2 से लेके E5 तक के बीच में, वैसे D2 से E5 नहीं होगा, आई थिंक यहां होगा D2 से लेकर D5 तक के बीच में। ये सेल रेफरेंस उन्होंने गलत लिख दिया। D2 से लेके D5 तक के बीच में जिस जो भी वैल्यू 1,50,000 से ग्रेटर है, उसमें E2 से लेके E5 तक का आप क्या करेंगे? वैल्यूज का सम कर दोगे। तो अभी सम यहां पर देखो 63,000 आ रहा है, तो 1,50,000 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू? एक तो ये वैल्यू है 2 लाख, एक ये वैल्यू है 3 लाख, एक ये वैल्यू है 4 लाख। तो 4 2 4 3 7 7 2 9 9 लाख हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, जो 1,50,000 से ग्रेटर है, तो 1,50,000 से, अब इन्हीं तीन वैल्यूज का सम होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं तीन वैल्यूज का क्या होना चाहिए? सर देखो, अगर मैं टोटल देखूं तो इन सबका टोटल आ रहा होगा 10 बना ये लाख। अगर मैं यहाँ सम इफ देखो, दो है ना, एक है टोटल का, एक यूजिंग सम इफ। यहां पर देखो क्या बोला है कि D2 से लेके EF का टोटल तब करना है जब वो 1,50,000, यहां पे तो बोला नहीं है, टोटल हमें E2 से लेके E5 तक का करना है। तो अभी E2 से लेके E5 तक के बीच में वैल्यू ये 1,14,000 हो गया, 21,000 हो गया और 28,000 हो गया। 415 58 13 कैरी 1 2 2 4 1 5 6 63,000। तो देखो यहाँ सम इफ के अकॉर्डिंग कितना है? 63,000 का सम आया। समझ गए? तो सम इफ एप्लीकेबल, आप एप्लीकेशन तब कर सकते हैं यहां पर सम इफ कंडीशन, अगर आपको वहां पे कंडीशनल सम करना हो, उन्हीं वैल्यूज का सम करना हो जिन पे पर्टिकुलर कोई कंडीशन एक्सेप्ट हो रही हो। आगे बात समझ में? ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। इक्वल टू टुडे लिख दो, आज की डेट आ जाएगी। इक्वल टू नाउ लिख दो, आज का टाइम आ जाएगा, करंट टाइम आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू डे लिख दो, सीरियल नंबर आ जाएगा। इक्वल टू मंथ लिख दो, मंथ और सीरियल नंबर, मंथ का नाम आ जाएगा। जैसे आपने लिख दिया रिटर्न मंथ ऑफ अ डेट एज एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम, आप लिख दिए इक्वल टू मंथ 10, तो आ जाएगा 1 जनवरी से, मतलब आप लिख दो इक्वल टू मंथ 12, तो जनवरी लिख के आ जाएगा। सॉरी, इक्वल टू मंथ 11, तो नवंबर लिख के आ जाएगा। इक्वल टू मंथ 3, तो मार्च आ जाएगा शो के। ठीक है। डेट वैल्यूज कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ सीरियल नंबर। अगर आपने कोई डेट लिख रखी है 16/4/2009 और उस पे आप ये डेट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो ये जो आपने डेट लिखी है उसको ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है सिस्टम। आगे बात समझ में? ठीक। इसके अलावा कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। वी हैव सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आप जिससे मोस्टली फैमिलियर ही होंगे। कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सेट, ये सारे आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपके एक्सेल पे भी एप्लीकेबल होते हैं। वैसे यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं तो ये हर एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। कुछ आपके बेसिक शॉर्टकट्स जो इधर दे रखे हैं ये आपके सिर्फ एक्सेल में यूज हो रहे हैं। कंट्रोल प्लस माइनस आप रो डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस कंट्रोल एंड प्लस का साइन प्रेस करोगे तो कोई एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, रो ऐड हो जाएगी। न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस हो, एक नया वर्कबुक इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एन। ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल करोगे तो ऑल्ट सम हो जाएगा। F2 करोगे सेल एडिट हो जाएगा। F5 करोगे डिस्प्लेस गोज टू बॉक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास, ये सारे आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपको एक्सेल का क्या यूज है आपका बिजनेस एप्लीकेशंस में, और आपको कुछ फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम अपने एक्सेल शीट्स में इन फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4-5 फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, उनका क्या स्ट्रिंग है मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। इन द डेटा प्रेजेंटेशन मैंने एक आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा है फॉर द स्प्रेडशीट, जिसमें मैंने एम्प्लॉयज के पेरोल को प्रेजेंट किया है। जैसे आप देखते हो कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के टाइम पे बेसिक जो आपकी सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे बेसिक सैलरी है, एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस है, टीए स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस है, सीसीए स्टैंड्स फॉर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, सीटीसी है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रॉस सैलरी है, एनुअल सैलरी है, इनकम टैक्स है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके एक सैलरी स्लिप में अवेलेबल होते हैं। तो हम यहां से इस डेटा को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां पे मैंने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करे हैं वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करने के लिए, या एक सक्सेस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले देखो, मैंने यहां पर रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करा है, जिसमें सबसे पहले मैंने रो 1 में हर कॉलम को एक हेडिंग दी है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी, एचआरए, जिससे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी होगा। सबसे पहला मैंने काम क्या किया, बेसिक सैलरी में यहाँ पे कॉलम ए में मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा, और यहाँ पे आपके कॉलम बी में बेसिक सैलरी लिखी, विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल यानी ये वैल्यू किसी और दूसरी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वैल्यू बोल सकते हैं। अभी जो मेरा एचआरए है, ये एचआरए फाइंड करने के लिए मैंने इफ फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इफ फंक्शन में हम क्या देखते हैं, लॉजिक्स देखते हैं। आपको ध्यान होगा इफ फंक्शन का जो आपका स्ट्रिंग रहता है, फंक्शन ऑफ इफ फंक्शन स्ट्रिंग जो है वो ऐसा है, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू आपकी आनी चाहिए, या आप कह सकते हो इसको लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू। अगर आपका लॉजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपका लॉजिकल टेस्ट पास नहीं होता है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैंने एचआरए में यहां पे डिफाइन कर रखा है, फॉर एचआरए आई हैव टेकन द फॉर्मूला, मैंने जो एचआरए की वैल्यू निकाली है वो बेसिक सैलरी के बेसिस पर निकाली है। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला जो अप्लाई करा है, इफ मेरी बेसिक सैलरी किसमें लिखी है, बी कॉलम में, B2 सेल नंबर 2। अभी अगर आप इस सेल का एड्रेस देखो तो क्या है, B2 सेल एड्रेस में अगर मेरा B2 जो बेसिक सैलरी है वो आपकी क्या है, लेस देन क्या है, 40,000 है। अगर 40,000 से आपकी लेस होती है बेसिक सैलरी, तब बेसिक सैलरी का
आपको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, एचआरए आपको परसेंटेज मिलना चाहिए 10%। तो मैं इसको 0.10 भी लिख सकता हूं या 10% भी लिख सकता हूं, कॉमा अगर ये मेरी वैल्यू यानी अगर मेरी बेसिक सैलरी 40,000 से ज्यादा है तो मेरा जो एचआरए होना चाहिए दैट मस्ट बी 20%, वो मेरा 20% होना चाहिए। और इसी बेसिस पे मैं अपना ये लॉजिक अप्लाई कर दूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप यहां देखो तो मेरी बेसिक सैलरीज जो 40,000 से लेस देन है दैट आर 20,000, 30,000, 28,000 एंड योर 20,000 एंड 15,000। तो आप इन सारी वैल्यूज का देख सकते हो जो एचआरए है दैट इज 10%। 20,000 का 10% 2,000, 30,000 का 10% 3,000, 28,000 का 10% 2,800। तो इसी बेसिस पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अभी आप यहां पे देख सकते हो जो सेल की वैल्यूज है ना, ये जो B2 है, ये जो सेल, ये क्या है, सेल रेफरेंसेस। दीज सेल रेफरेंस आर रिलेटिव, ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस होने से होगा ये कि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके इस वाले सेल में पेस्ट करूंगा तो यहां पे वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, यानी बेसिक सैलरी के लिए जहां वो सेल B2 ले रहा था अब वो C2 ले लेगा। फिर अगर मैं यहां पर आपके C3 में अप्लाई करूंगा तो वो C2 को बेसिस ले लेगा। रिलेटिव रेफरेंस का यही मतलब होता है कि जब हम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल पे पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला के सेल रेफरेंसेस यानी सेल एड्रेसेस भी अकॉर्डिंगली आपके चेंज होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी उसी के बाद नेक्स्ट मैंने देखो डीए में भी लगाया है। अच्छा, डीए में भी मैंने फंक्शन लगा दिया है। डीए मैंने फंक्शन क्या लगाया है, इफ माय बेसिक सैलरी, अगर जो मेरी बेसिक सैलरी, अभी यहां पर देखो बेसिक सैलरी जो मेरी 20,000 से इक्वल या लेस देन है, जिनकी सैलरी इक्वल टू, यहां पे हम इक्वल टू जो लगाएंगे ऐसे नहीं लगाते, यहां पे आप लेस देन का साइन लिखोगे, फॉर इक्वल टू लिखोगे, लेस देन एंड इक्वल टू। अगर मेरी सैलरी 20,000 है, अगर मेरी सैलरी 20,000 है या उससे लेस देन है तो तो मुझे डियरनेस अलाउंस कितना मिलना चाहिए, 800। अदरवाइज मुझे डियरनेस अलाउंस कितना मिलना चाहिए, 1,000। तो अभी यहां पर देखो आप कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी सैलरी है जो आपका 20,000 से कम है या बराबर है। एक तो ये 20,000 हो गई, ये दिस वन एंड दिस वन। तो आप इन सबको देख रहे हैं कि डीए कितना मिला है, 800। इसको भी कितना मिला है, 800। बाकी सबको कितना मिल गया है, 1000। ट्रैवलिंग अलाउंस में मैंने सबकी वैल्यू फिक्स रखी है 500। सीसीए में भी मैंने सबकी वैल्यू फिक्स रखी है 2000। सीटीसी के लिए फिर से मैंने एक फॉर्मूला लगाया है और इस सीटीसी के लिए मैंने यहां पे जो लॉजिकल टेस्ट लिखा है दैट इज इफ माई बेसिक सैलरी, अगर मेरी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है, इफ माई बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, अगर मेरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भैया मुझे सीटीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो मैं यहां पर वैल्यू ट्रू तो 0 लिख दूंगा, अदरवाइज मेरा कितना होगा, 500। तो जहां जहां पे सैलरी आपकी 50,000 से ग्रेटर है, जैसे कि आप देख सकते 50,000 नहीं, पार्डन बच्चों, ये 40,000 है, दिस इज 40,000। 40,000 से जहां जहां ग्रेटर है वहां पर आपको जो सीटीसी मिला है वो 0 है, बाकी जगह 500 है। तो आप ये देख सकते हो एक इसकी और एक इसकी, इन तीनों पर्संस की जो सैलरी है वो 40,000 से ग्रेटर है, इसलिए इनको जो सीटीसी मिला है वो 0 मिला है। प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाया है। प्रोविडेंट फंड में मैंने प्रोविडेंट फंड इक्वल टू बेसिक सैलरी जो है इनटू 12% कर दिया है, 12%। तो मेरे जितने भी आए हैं प्रोविडेंट फंड सब 12% आए हैं। तो यानी कि 20,000 का 12%, 2,400, 30 का 3,600, सबका यहां पे 12% मैंने यहां पे लाके कैलकुलेट कर लिया है। ग्रॉस सैलरी के लिए मैंने देखो फॉर्मूला क्या लगा। ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे हम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, सीए और सीटीसी को प्लस करने के बाद प्रोविडेंट फंड माइनस कर देंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको ग्रॉस सैलरी का जो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यहां पे ग्रॉस सैलरी के लिए जो आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है या जो आपने कैलकुलेशन करी है दैट इज बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए माइनस प्लस टीए प्लस सीसीए प्लस सीटीसी माइनस प्रोविडेंट फंड।
ठीक, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो अगर इसको सेल के फॉर्म में लिखूं तो सेल में देखो ये हो जाएगा B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 माइनस H2। देखो H में आ रहा है ना H2, और आपके सारे यहां पर आ सकते हैं। ठीक, या तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू सम, और सम में मैं सेल रेफरेंस का ले लेता हूं, सम में मैं सेल रेफरेंस ले लेता हूं। स्टार्ट कहां से करना है, मुझे B2 से स्टार्ट करना है। B2 कोलन मुझे कहां तक टोटल करना है, मुझे टोटल करना है G तक, G2 माइनस प्रोविडेंट फंड क्या है H2, तब भी आपकी सेम ही वैल्यू डराइव होगी। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद, ये ग्रॉस मंथली सैलरी है, अब मैं एनुअल ग्रॉस सैलरी निकालूंगा। फॉर एनुअल ग्रॉस सैलरी के लिए मैंने मेरी जितनी भी ग्रॉस सैलरी थी इसमें मैंने क्या कर दिया, 12 मल्टीप्लाई करके, यानी हर मंथ की सैलरी के हिसाब से मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया है। एंड फॉर इनकम टैक्स पेड के लिए भी फिर मैंने एक लॉजिकल फंक्शन लगाया है। दैट लॉजिकल फंक्शन इज इफ, अगर मेरी बेसिक सैलरी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है 5 लाख, अगर मेरी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 5 लाख है तो मेरी बेसिक सैलरी का आप 20% आप ले लेना, 10%, और अगर मेरी बेसिक सैलरी उससे कम हुई तो क्या आप ले लेना 5%, आप क्या ले लोगे 5%। ठीक है, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मेरी एनुअल सैलरी 5 लाख से कम है, 22,80,800, तो मैंने इसका 5% लिया है। और जो यहां पे नेट सैलरी पेड है, फॉर नेट सैलरी पेड आई हैव डन कि मेरा जितना भी एनुअल ग्रॉस सैलरी है I2 माइनस मेरा जितना इनकम टैक्स पेड है K2, ये मैंने फाइंड कर लिया है। और लास्ट में जो आपको एक टोटल दिख रहा है वो ऑटो सम है, या आप चाहो तो सम भी कर सकते हो। ठीक, आप चाहो तो सेल रेफरेंस लिख के सम कर सकते हो, या तो ऑटो सम का भी फंक्शन यूज कर सकते हो। दिस इज द स्प्रेडशीट विच वी यूज, हम जो यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस। आप स्प्रेडशीट में डेटा रिकॉर्ड करके फॉर्मुलेज अप्लाई करके अपना डेटा पॉपुलेट कर सकते हो, और उसको चाहे तो एनालाइज भी कर सकते हो, उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। कंपैरिजन है, एनालिसिस है, यू हैव वेरियस फीचर्स व्हिच यू कैन डू इन योर स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको स्प्रेडशीट का दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसकी थोड़े से फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग के बारे में, कि मैंने जो टेबल बनाई है इसको मैं सजा कैसे सकता हूं, और क्या मैं इसको ग्राफ या चार्ट में प्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इसके लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ग्राफ एंड चार्ट। ऐसा ग्राफ और चार्ट क्या होता है, सबने बचपन में ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैथ्स में भी पढ़ा है, सिमिलरली आपके एक्सेल में भी रहता है, कंप्यूटर में भी रहता है। हम ग्राफ डेटा को ग्राफ्स और चार्ट्स के फॉर्म में चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच हैज एटलीस्ट 2 डायमेंशन। मिनिमम देखो 2 होते हैं, मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए भाई, एक एक्स में डेटा होगा और एक वाई में डेटा होगा, तभी तो ग्राफ बन पाएगा, एल शेप में बनता है। इससे ज्यादा भी एक्सिस हो सकते हैं, जैसे कि 3D चार्ट होता है, उसमें आपके 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, वहां पे 3 वेरिएबल्स होते हैं। अभी आपके यहां पर 2D चार्ट से सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। Therefore, a graph has at least 2 axes, x and y. X is usually horizontal, while y is vertical. Y axis को हम क्या कह लेते हैं, vertically लेते हैं। y axis मेरा क्या होता है, हमेशा vertical होता है, और आपको x axis हमेशा क्या होता है, horizontal है। तो मैं इसको कह सकता हूं this is your y axis and this is your x axis। ये आपका क्या है, x axis है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे ये बार चार्ट है, दिस इज योर लाइन चार्ट, दिस इज योर पाई चार्ट एंड दिस इज योर एरिया चार्ट। इस तरह से बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं आपके पास। डॉट चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, 2 बार चार्ट है, 3 बार चार्ट है। देयर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स विच यू कैन प्रिपेयर, ठीक, और विच यू कैन मेक हियर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अभी जब आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने पे आपको जो फ्रंट पेज ओपन होता है ना एप्लीकेशन का लेआउट,
आप यहां पर देखोगे इंसर्ट में एक ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये देखो चार्ट्स का गिवन है ना, जिसमें कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट, बहुत सारे चार्ट आप बना सकते हो, बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे करिए सकते हो। मैं बताता हूं आपको, लेट्स से आपने यहां पर ये, जैसे मेरे पास ये स्प्रेडशीट है और मैंने यहां पर डेटा लिखा है अपना, ये देखो ये डेटा लिखा मैंने। ठीक, अभी यहां पर मैंने लिख दिया अपना नेम और यहां पे लिख दिया मैंने मार्क्स। ठीक, और या हाँ, नेम एंड मार्क्स लिख दिया मैंने। यहां पे बच्चे का नाम लिखो, जैसे आकाश, अजीत एंड रवि, गणेश, एंड यू हैव अलॉटेड मार्क्स। आपने मार्क्स अलॉट करे हैं, जैसे इसको 10 है, इसको 15 है, इसको आपका 18 है, इनको 20 है, इस तरह से मार्क्स अलॉट करे। आपने टेबल बना ली, इस टेबल को आप क्या करो, सेलेक्ट करो, माउस से आप क्या कर लो, इसके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लो और यहां पे किसी भी चार्ट पे क्लिक करो। जैसे आपने कॉलम चार्ट पे क्लिक करा तो यहां पे आपके सामने एक कॉलम चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक, जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस, अभी जैसे y एक्सिस पे इसने मार्क्स ले लिए और x एक्सिस पे इसने नेम ले लिए, और उसके हिसाब से आपकी कॉलम्स यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एज पर द रिकॉर्ड, जैसा रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से आपके कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम चाहो तो एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, स्कैटर चार्ट भी बना सकते हैं, जो चार्ट आप चूज करोगे। डेटा लिखने, टेबल में डेटा लिखो, टेबल को सेलेक्ट करो, चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट आ जाएगा। ठीक, अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, चार्ट की डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो, चार्ट में कलर बदल सकते हो, चार्ट में एक्सिस चेंज कर सकते हो। अगर आपने पहले बार चार्ट बनाया तो आप उसको पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ट की आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हो, चार्ट में टेक्सटिंग चेंज कर सकते हो। तो चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं जो आपको फॉर्मेट करने को मिलेंगे, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट शीट में बता रहा हूं। आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ चार्ट एंड ग्राफ में। चार्ट और ग्राफ में ऐसी क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव चीजें अवेलेबल रहते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं जिनको मैं एडिट कर सकता हूं, या क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हैं जो मैं फॉर्मेट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ठीक है, या व्हाट आर द एलिमेंट्स अवेलेबल। तो एक चार्ट में आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, चार्ट एरिया। ये जो एरिया है ना जिसमें चार्ट बना हुआ है, तो एक बॉक्स के अंदर बन के आता है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर जैसे देख सकते हो, एक यहां मैंने एग्जांपल रखा है, ये देखो है ना, कोर्स कलेक्शन, मैंने क्लास लिखी, यहां पे जो उनसे फीस कलेक्ट हुई वो लिखी, और ये जो मेरा चार्ट है वो एक बॉक्स में बन के आ रहा है। देख रहे हो, एक बॉक्स में मेरे पास चार्ट बन के आ रहा है। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं चार्ट एरिया। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, चार्ट एरिया द एंटायर एरिया इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद देख लो प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया इज योर एक्स एक्सिस एंड एक्सिस को, जो एक्सिस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। जैसे अगर कोई 2D ग्राफ है तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, कोई 3D ग्राफ है तो उसमें एक्स वाई और जेड, तो उसमें कितने प्लॉट होंगे, 3 प्लॉट्स होंगे। तो इन 2D चार्ट द एरिया इज बाउंडेड, तो जो बाउंडेड एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉट्स बोलते, प्लॉट एरिया बोलते हैं। जो बाउंडेड एरिया इज नोन एज योर प्लॉट एरिया। डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स ये जो पॉइंट होता है ना, ये अभी जैसे मैं बताऊं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज योर डेटा पॉइंट। ये डेटा पॉइंट है आपके। ठीक है, दीज आर नोन एज योर डेटा पॉइंट। इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉटेड इन अ चार्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, कॉलम्स, लाइन, पाई, वेरियस अदर शेप्स, मतलब जो अलग अलग शेप्स। तो ये आपका डेटा पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये सब आपके क्या है, डेटा पॉइंट्स, यानी जिससे आप क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है आपका, हमेशा कैटेगरी आता है, वर्टिकल में हमेशा क्या आती हैं, वैल्यूज आती हैं। आप चाहो तो इसको स्विच भी कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, द लीजेंड इज आइडेंटिफायर ऑफ द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द चार्ट। ठीक, अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो है ना,
ये प्रेजेंटेशन है। अब जैसे कि इस कलर का मतलब, ये कलर को जो भी आप बार्स कॉलम्स बना रहे हो तो उस वैल्यू का क्या मतलब है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्स। इट इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शोन इन द ग्राफ। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन शो करी है ग्राफ में, जैसे बार, इस बार का मतलब क्या, ये बार क्या चीज है, ये बार का, जैसे कि इसमें देखो ब्लू कलर का बार का रिप्रेजेंट कर रहा है Q1, रेड कलर का बार का रिप्रेजेंट कर रहा है Q2, ग्रीन कलर का बार का रिप्रेजेंट कर रहा है Q3, बैगनी कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है आपका Q4। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कलर्स है, जो आपने डेटा रिप्रेजेंट किया है, उसको वो डेटा क्या, उस डेटा की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका लीजेंड रिप्रेजेंट करता है। द चार्ट एंड द एक्सेल स्टाइल्स डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल इसको बोलते हैं, जो चार्ट का नाम है उसे चार्ट टाइटल बोलते हैं। अ डेटा लेबल, दिस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर टू आइडेंटिफाई द डिटेल्स ऑफ द डेटा पॉइंट in the data series. A data label, this provides additional information about a data label. ये देखो, ये जो डेटा लेबल्स रहते हैं ना, अभी आपको दिखा रहा हूं, व्हाट आर डेटा लेबल्स, ठीक है, दीज आर द डेटा लेबल्स, ठीक है। ये जो डेटा लेबलिंग, ये जो होता है ना, ये सेल्स है, पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स बोलते हैं। ये हमको पता चले कि ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज आर नोन एज योर डेटा लेबल्स, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट, मैं फॉर्मेट कैसे करूं, सजाऊं इसको, कैसे सुंदर बना दूं चार्ट को। तो चार्ट को सुंदर बनाने के लिए फॉर्मेटिंग द चार्ट यूजिंग द डिजाइन ऑप्शन। आप जब चार्ट सेलेक्ट करते हो तो चार्ट को सेलेक्ट करते ही या चार्ट के आते ही, जैसे ही आप चार्ट इसमें देखो ऐड करोगे ना, जैसे ही चार्ट ऐड करोगे तो यहां पे दो एडिशनल टैब आ जाएंगे, डिजाइन और फॉर्मेट। और डिजाइन और फॉर्मेट में देखो कई ऑप्शन है। ऐड चार्ट एलिमेंट, आप चाहो तो इसमें कोई और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो रो और कॉलम को स्विच कर सकते हो। यानी कि यहां पर देखो रोज में, अभी यहां पर कोर्स आपने किधर ले रखा है, हॉरिजॉन्टली, और कलेक्शन ले रखा है वर्टिकली। ये इस एक्सिस को चेंज कर देगा। आपका कलेक्शन जो होगा वो कहां आ जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल में, और जो कोर्स होगा वो कहां आ जाएगा, वर्टिकल में। तो ये स्विच करने से होता है। सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा हमको बताता है कि ये जो चार्ट होगा वो किस डेटा के बेसिस पे बन रहा है। तो अभी जैसे मैंने यहां पर ये डेटा सेलेक्ट करके रखा हुआ है, दिस वन, जिस हाईलाइटेड पार्ट, तो यहां पे ये सिलेक्टेड डेटा, मैं चाहूं तो एक और टेबल बना के यहां पे उस डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूं और उसी के बेसिस पे मेरा क्या बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा। दूसरा, चाहे चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप मुझे ऑप्शन देता है कि मैं चार्ट को अगर बार है तो पाई में कन्वर्ट कर सकता हूं, पाई है तो एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूं, स्कैटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं किस टाइप के चार्ट में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट उसके बाद आपके ऑप्शन है मूव चार्ट। मूव चार्ट मतलब अगर आपको इस चार्ट को किसी और लोकेशन पे रखना है, या आपका डेटा किसी और लोकेशन, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई डिफरेंट शीट्स होती है, तो आप उसको किस शीट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप यहां पे लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। तो दे आर द वेरियस ऑप्शंस विच यू कैन यूज व्हाइल द डिजाइनिंग एज वेल एज फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे डिजाइनिंग की बात, फॉर्मेटिंग की बात करूं, फॉर्मेटिंग द चार्ट यूजिंग द डिजाइन ऑप्शन, हम डिजाइन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर इन द चार्ट, दिस विल डिस्प्ले द चार्ट टूल्स एडिंग द डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब्स। यूजिंग डिजाइन ऑप्शन वी कैन चेंज द लुक ऑफ द चार्ट इन द डिजाइन डायलॉग बॉक्स। वी कैन क्लिक टू चेंज चार्ट टाइप, चार्ट लेआउट्स एंड चार्ट स्टाइल्स। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड चार्ट एलिमेंट्स, आप चाहे तो उसके एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसका शेप स्टाइल है, शेप आउटलाइन है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, लेआउट है, चार्ट टाइप है, रिसाइजिंग ऑफ चार्ट ग्राफ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ये मैंने क्लास में आपके पास स्टेप लिखा है, स्टेप्स टू प्रिपेयर चार्ट। अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो कौन से स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है वर्कशीट में डेटा लिखना। बिना डेटा के तो ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको डेटा क्रिएट करना, जो डेटा हम कॉलम्स एंड रोज के फॉर्म में लिख देंगे टाइटल के साथ। क्रिएट अ बेसिक चार्ट यूजिंग द पैटर्न फ्रॉम द पैनल्स अवेलेबल ऑन द टॉप। कोई भी चार्ट आप यूज कर सकते हो, बेसिक चार्ट, जैसे बार हो गया, आपका कॉलमनर हो गया, या लाइन हो, कॉलमनर हो गया, एरिया हो गया, जो आप ऑप्शन चार्ट यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। चेंज द लेआउट, लेआउट चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, कोई टाइल ऐड कर सकते हो, लेबल ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो दीज आर बहुत सिंपल स्टेप है, आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर घर पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में एक बार आप खुद भी बना के देख सकते हो और आपको इजीली समझ में ये आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये आपका यहीं पर पार्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं दैट इज योर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा और एडवांस, अभी देखो हम सब एक्सेल पे काम कर रहे थे ना। अच्छा, एक्सेल के साथ साथ अब बहुत, क्योंकि देखो एक्सेल ऐसा है ना कि ये भी मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो और बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एक दिन में यू कैन से इन वन डे दे हैव लैक्स ऑफ परचेज, लैक्स ऑफ सेल्स, मतलब एक नहीं लाखों ट्रांजैक्शन हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे सेल के ट्रांजैक्शन है, और एक नहीं कई सारे यूजर एक बार में रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, ठीक, जहां पे सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। जैसे मैं कहूं आपको एग्जांपल में बताऊं, डोमिनोज आपको पता ना हर शहर में है, मैक्सिमम हर शहर में, मोस्टली हर कंट्री में है। अब वो लोग कैसे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे तो सब लोग एक साथ एंट्री कर रहे हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि ना कि अगर लखनऊ में कोई बैठ के अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है डोमिनोज में, तो पुणे में नहीं कर रहा होगा। अब सबको, हर एक यूजर एक साथ एक ही जगह पे डेटा इनपुट कर दे, रिकॉर्ड कर दे, और उसको एक ही प्लेस पे बैठ के एक पर्सन एक्सेस कर सके, तो इसके लिए हमें आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अभी एक्सेल क्या है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो सिंगल यूजर है। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो सिर्फ मैं ही उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं और मैं उसको व्यू कर सकता हूं। मैं चाहूं तो किसी से शेयर कर सकता हूं, वो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ऐड कर सकता है डेटा, रिमूव कर सकता है डेटा, रिड्यूस कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर यहां पर मुझे एक ही प्लेस पे सारे यूजर्स एक ही जगह डेटा आके पुल कर ले, एक ही एप्लीकेशन को यूज करके या एक ही डेटाबेस को यूज कर, डेटाबेस बेसिकली वो प्लेस होता है जहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डेटा को या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डेटा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में डेटाबेस मैनेजमेंट का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता सकता हूं। जब आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरते हो, जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हो तो फॉर्म होता है ना जिसमें आप लिखते हो नेम, क्लास, तो ये सारा डेटा उस फॉर्म में फिल होके ना एक जगह जाके एक डेटाबेस प्लेस पे, यानी एक आप ये कह सकते हो दैट डेटाबेस कैन बी इन योर क्लाउड, वो क्लाउड सर्वर पे भी हो सकता है या हार्डवेयर फॉर्म में हो सकता है, दैट इज ऑन योर हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो सकता है या पेनड्राइव के फॉर्म में हो सकता है, ठीक। तो वहां पर वो डेटा उसको स्टोर कर लेते हैं और वहां से उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। यानी आप फॉर्म में डेटा लिखोगे, फॉर्म से क्या होगा, डेटा किस में बन जाएगा, टेबल में। अभी यहां पर देखो मुझे टेबल बनानी पड़ रही थी, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि सर एक यूजर को हर यूजर टेबल नहीं बना पाएगा ना, वो यूजर उसको आता नहीं होगा टेबल बनाना, तो उसके लिए फॉर्म बना देंगे कि भैया तुम फॉर्म में डेटा लिख दो, मैं इस फॉर्म से डेटा पुल करके किस में ले जाऊंगा, टेबल में, और टेबल से फिर डेटा मैं क्या करूंगा, एनालाइज कर लूंगा, जो मुझे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो मुझसे डिराइव कर सकता हूं। यही चीज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।